हेलो गाइस, आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट की तरफ। आज की सबसे बड़ी और पहली अपडेट आ रही है भारत और अजरबैजान को लेकर। अजरबैजान ने प्रधानमंत्री मोदी जी को तो तीसरे टर्म के लिए बधाई संदेश तो नहीं दिया, लेकिन अपने यहाँ पर एक बहुत ही बड़े इवेंट में हिस्सा लेने के लिए इन्विटेशन भेजा है, यानी कि आमंत्रित किया है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हर साल क्लाइमेट चेंज को लेकर एक समिट करवाता है, जिसको दुनिया के अलग अलग देशों में होस्ट किया जाता है। पिछले साल का COP28 समिट हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE में, और अगले साल का COP30 समिट होगा ब्राजील में, और इस साल का COP29 समिट अजरबैजान होस्ट कर रहा है, जो कि इस साल नवंबर में अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा। अभी जो COP समिट होते हैं इसमें दुनिया के अलग अलग देशों के लीडर्स एक साथ शामिल होकर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने जैसे पर्यावरण से संबंधित गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं, फ्रेमवर्क तैयार करते हैं और ऐसी इनिशिएटिव्स के लिए फंड इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है ताकि हम धरती को आगे आने वाली जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करके रखें। क्लाइमेट चेंज जो आज की डेट में दुनिया के सभी देशों के लिए काफी खतरा बनते जा रहा है, उससे निपटने के लिए इस COP समिट्स में दुनिया के सभी देश अपनी तरफ से कमिटमेंट्स करते हैं, सुझाव देते हैं और ये रिव्यू करते हैं कि जिस देश ने पिछले सालों में कमिटमेंट की थी क्या वो उसको पूरा कर भी रहा है या फिर नहीं। अभी साल का COP29 समिट क्योंकि अजरबैजान होस्ट कर रहा है, इसलिए अजरबैजान ने भारत सरकार को आधिकारिक तौर के ऊपर इन्विटेशन भेजा है, यानी कि आमंत्रित किया है। इस साल का COP29 समिट 11 से 22 नवंबर तक चलेगा और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही अजरबैजान जाते हैं या फिर भारत अपने विदेश मंत्री या फिर किसी और ऑफिशियल्स को भेजता है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अजरबैजान और भारत के रिश्ते भी कुछ खास ऑन ट्रैक नहीं चल रहे हैं। अजरबैजान बार बार कश्मीर मुद्दे के ऊपर भारत को टारगेट कर रहा था, इसी वजह से भारत सरकार ने भी अर्मीनिया को हथियार सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले साल जो UAE में COP28 समिट हुआ था उसमें तो प्रधानमंत्री मोदी खुद ही गए थे और वहां पर उन्होंने COP33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रपोजल दिया था, यानी कि जो साल 2028 में COP33 समिट होगा वो में भी भारत होस्ट करे और दुनिया के 190 से ज्यादा देशों के लीडर्स उसके लिए फिर भारत आएंगे। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। भारतीय और चाइनीज सेना के बीच जो गलवान घाटी का इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे कई सारे जवान शहीद हो गए थे, पिछले कल 15 जून को उस घटना को 4 साल पूरे हो गए। साल 2020 में 15 से 16 जून की रात को ही दोनों देशों की सेनाओं के ट्रूप्स के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था। रात के अंधेरे में क्लैशेस हुए थे जिसमें हमारे 20 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आज के दिन उन सब की याद में भारतीय सेना में कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। अमेरिका से एक डेटा सामने निकल कर आ रहा है जिसके मुताबिक अमेरिका में आज की डेट में वहां पर जितने भी इमिग्रेंट डॉक्टर्स हैं उनमें से 22% डॉक्टर्स भारत की नेशनलिटीज के हैं, यानी कि भारत से हैं, और इनकी संख्या है 59,000 से भी ज्यादा। इसी के साथ इमिग्रेंट नर्सेस की बात करें तो उसमें भी सबसे ज्यादा संख्या भारतीय नर्सेस की है, लगभग 26%, जो कि 1,41,000 बनता है। ऐसे में अगर आज की डेट में ये सारे भारत के नर्सेस और डॉक्टर्स अमेरिका से भारत वापस आ जाएं तो अमेरिका का मेडिकल सिस्टम वहां पर बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत के पड़ोसी देश मालदीव्स और चाइना को लेकर। दरअसल पिछले कल 15 जून को मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन दोनों का एक बर्थडे यानी कि जन्मदिन था। इसी के चलते चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मोहम्मद मिजू को जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक पर्सनल लेटर भेजा। एंड खास बात ये रहेगी शी जिनपिंग के उस लेटर को मालदीव्स में चाइनीज एम्बेसडर वांग लिक्शिन ने खुद ही मोहम्मद मिजू के ऑफिशियल रेजिडेंस जाकर वहां पर डिलीवर किया। इसके साथ ही चाइना ने मालदीव से पूछा है कि उसको जिस भी एरिया में असिस्टेंस चाहिए चाइना वो सारी मदद प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब एक तरफ भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, उसके लिए शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई नहीं दी। लेकिन एक ऐसा देश जहाँ पर प्रो चाइना लीडर आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उसके लिए पर्सनल टच के साथ लेटर भेज रहा है। ये होती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, और यहाँ से पता चलता है कि मालदीव्स आज की डेट में भारत और चाइना दोनों ही देशों के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से कितना इंपॉर्टेंट है। बस यही कारण है कि एक तरफ मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू को प्रधानमंत्री मोदी अपने शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग मोहम्मद मिजू के जन्मदिन के ऊपर उसको पर्सनली लेटर भेज रहा है। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत और यूक्रेन को लेकर। पिछले कल 15 जून को स्विट्जरलैंड में ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन की शुरुआत हो गई है। यूक्रेन और स्विट्जरलैंड दोनों देशों के प्रेसिडेंट ने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया, जिसके बाद वन बाय वन कई सारे लीडर्स ने यहाँ पर आकर स्पीच दी। अब यूक्रेन लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था कि भारत भी इस इवेंट का हिस्सा बने। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनली भी इनवाइट किया था, लेकिन भारत की तरफ से ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी गए, ना ही भारत ने अपने विदेश मंत्री या फिर स्विट्जरलैंड में किसी एम्बेसडर को इस इवेंट में भेजा।
बल्कि भारत ने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी फॉर वेस्ट पवन कपूर सर को इस इवेंट में भेजा है। ऐसा नहीं है कि पवन कपूर सर का कद कम है, खास बात यह है कि वो इससे पहले रशिया में भारत के एम्बेसडर थे और दूसरी तरफ दुनिया के बाकी देश अपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, फॉरेन मिनिस्टर्स को भेज रहे हैं। लेकिन भारत ने फैसला किया है कि हम विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी को भेजेंगे। ये शो करता है कि भारत इस इवेंट में हाई लेवल की पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से रशिया को एक मैसेज आएगा कि भारत यूक्रेन के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रहा है। सारी चीजें बैलेंस आउट करने के लिए ही भारत ने विदेश मंत्रालय के एक सीनियर ऑफिशियल्स को भेजा है, ताकि रशिया और वेस्टर्न देशों को बैलेंस करने की कोशिश की जाए। और मोर ओवर, ये जो स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पीस समिट हो रहा है, यहाँ भी वेस्टर्न देशों और यूरोपियन देशों ने आकर ही रशिया को बुरा भला कहकर उसकी आलोचना करनी है। उसके बाद ये लीडर्स मस्त बुफे को एंजॉय करके अपने अपने घर वापस चले जाएंगे, क्योंकि अगर यूक्रेन का सच में पीस और शांति का मोटिव होता तो वो रशिया को इसमें जरूर इन्वाइट करता। जिस देश के साथ वो युद्ध लड़ रहा है, पीस समिट में अगर वही देश नहीं होगा तो पीस फॉर्मूला कहाँ से निकल आएगा। साउथ एशिया में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, इनमें से किसी भी देश ने इस पीस समिट में हिस्सा नहीं लिया। इवन अमेरिका ने भी अपने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को नहीं भेजा। लास्ट मोमेंट के ऊपर अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को इस पीस समिट में भेजा गया। एंड एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये समिट एक तरह से केवल फोटो अपॉर्चुनिटी बनकर ही रह गया है, जिसमें कुछ भी कंक्रीट निकल कर नहीं आएगा। आज की 6th अपडेट आ रही है एक इंटरनेशनल रैंकिंग्स को लेकर, जिसमें दुनिया भर में ग्लोबल लेवल के ऊपर कौन सी कंपनी का ब्रांड कितना स्ट्रांग है, इसके आधार पर दुनिया की सभी कंपनीज को रैंकिंग दी जाती है। टॉप 100 में भारत की केवल 4 कंपनीज हैं। 46th रैंक के ऊपर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, 47th पोजीशन के ऊपर HDFC बैंक, उसके बाद 73rd पोजीशन के ऊपर एयरटेल कंपनी और फिर 74th पोजीशन के ऊपर इन्फोसिस। अब इस लिस्ट में टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो नंबर 1 के ऊपर है एप्पल, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद फिर 3rd के ऊपर गूगल, उसके बाद 4th के ऊपर अमेजॉन और 5th के ऊपर है सैमसंग। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। आपको याद होगा अभी कुछ ही हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि भारत और रशिया जो एक जॉइंट वेंचर के तहत AK-203 राइफल्स भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उसकी भारतीय सेना को डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। 27,000 AK-203 राइफल्स भारतीय सेना को डिलीवर कर दी गई हैं और 8,000 राइफल्स अगले 2 हफ्ते में डिलीवर होनी है। ये जो मेड इन इंडिया AK-203 राइफल्स हैं, इसको लेकर खबर आ रही है कि इनमें इंडिजीनियस कंटेंट केवल 25% तक ही है, यानी कि इन राइफल्स की मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मटेरियल्स और कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, उसमें से केवल 25% हम लोकली भारत से सोर्स कर रहे हैं और बाकी का 75% रशिया से। इसी को लेकर अब भारत ने टारगेट रखा है कि अगले 2 साल में इस इंडिजीनियस कंटेंट की मात्रा 25% से बढ़ाकर 70% तक कर दी जाए, यानी 70% का हमने टारगेट रखा है। ब्रह्मोस मिसाइल्स में भी इंडिजीनियस कंटेंट की वैल्यू स्टार्टिंग में बहुत ही कम थी, लेकिन आज की डेट में ब्रह्मोस में भी 83% इंडिजीनियस कंटेंट है और आई होप कि AK-203 राइफल्स में भी यही सक्सेस मिले। आज की 8th अपडेट आ रही है इजराइल और हमास युद्ध को लेकर। दरअसल इजराइल के सोल्जर्स गाजा में पिछले कल एक कॉम्बैट ऑपरेशन कर रहे थे, जिस दौरान उनके ऊपर हमास के आतंकियों ने एक बहुत ही बड़ा हमला किया, जिसमें इजराइल डिफेंस फोर्सेस के 8 सैनिकों की एक साथ ही जान चली गई और कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और खबर है कि अभी भी 120 इजरायली होस्टेजेस हमास के कब्जे में। आज की 9th अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर के रियासी में एक बस के ऊपर आतंकी हमला हुआ था, उस केस में अब सेना और पुलिस ने 50 लोगों को डिटेन किया है और उनसे पूछताछ हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस को शक है कि आतंकियों को लोकल सपोर्ट हासिल है और जिन एरियाज को पिन पॉइंट किया गया है, वहां से लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ हो रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक स्केच जारी किया है और आतंकियों की इन्फॉर्मेशन देने वाले को 20 लाख का कैश रिवॉर्ड भी देने की घोषणा कर दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोकल सपोर्ट के कारण ही ये आतंकी इतने लंबे समय से जंगलों में सर्वाइव कर पा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या लोकल सपोर्ट की थ्योरी सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट को लेकर। दरअसल भारत सरकार ने मई महीने के लिए डेटा रिलीज कर दिया है, जिसके मुताबिक मई महीने में भारत ने $61.9 बिलियन की चीजें दूसरे देशों से परचेज की थी, यानी कि इंपोर्ट की थी, जबकि $38.1 बिलियन की आइटम्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके उनको सप्लाई की। ट्रेड डेफिसिट यानी जो हमें व्यापार घाटा हुआ वो था $23.7 बिलियन का। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।